हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पे बात करनी है। सबसे पहले जो मुल्क में सियासी माहौल चल रहा है, खासकर नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी अपनी हुकूमत को कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून की CEC का इजलास हुआ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। लंदन में बैठे हुए वीडियो लिंक के जरिए बड़ा जारहाना रवैया उन्होंने अपनाया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक, दीगर जो मामलात हैं उनसे मुतल्लिक, और उन्होंने ये कहा है कि जी बातिन के खिलाफ खड़े हुए हैं तो पीछे मुड़कर अब नहीं देखना। अपनी पार्टी को कुछ हिदायत भी उन्होंने जारी की जो आगे बल्कि आने वाले महीनों में एक PDM के प्लेटफॉर्म से एहतजाज होने जा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उससे मुतल्लिक। खैर, लेकिन इसके साथ साथ आज जो अहम चीज़ हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ की जो खिलाफ सज़ा की अपील हैं उनके खिलाफ समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। उन्होंने कहा है कि जी मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है और वो वहाँ बैठकर निज़ाम पर हंस रहा होगा, जो निहायत ही शर्म की बात है। तो अब हमने इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखने एनालिस्ट से आज बुनियादी सवाल यूं किया है कि अदालत के इतने सख्त रिमार्क्स के बाद क्या नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां कामयाब हो सकेंगी, और फिर इनको हम ज़िमनी सवालात से आगे मजीद सूरत हाल को वाजे करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे महमूद सरफराज साहिबा, हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करें। महमूद, डिबेट का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा बताइएगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं इसके बाद क्या समझती हैं, क्या लंदन से बैठ के नवाज शरीफ उसी तरह से सियासत करेंगे, जारहाना हिकमत अमली अपनाने की बातें करेंगे और सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे? बात ये है कि मेरा तो ख्याल है कि वो कर सकेंगे, इन द सेंस कि देखिए जो कोर्ट के रिमार्क्स आते हैं, मेरे ख्याल में कोर्ट ऑर्डर जो है वो ज्यादा अहम होते हैं। रिमार्क्स तो देते हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स थे वैसे अहमद से, और तो उसके ऊपर ये कि जो 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 सियासत जिस किस्म की नवाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं, जो कि बज़ाहिर तो नजर आई कि एक मज़ाहमती सियासत वो करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो इस किस्म का जो रिमार्क्स हैं कोर्ट के हों या वैसे हुकूमती भी हों, जो क्रिटिसिज्म है, तो मेरे ख्याल में उससे उनकी सियासत को इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी शायद ऐसी है कि शायद उन्हें लगता है कि ये चीजें उन्हें मदद करें। अब क्या ये उनको मदद करेंगी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब बाहर एग्जाइल में, सेल्फ एग्जाइल में गई, और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब देखिए उन लोगों की सियासत नहीं खत्म हुई थी। तो मेरे ख्याल में अगर उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह इंटैक्ट रहे तो शायद वो इधर अगर प्रेजेंट हो भी फिजिकली या ना हो तो उससे शायद इतना फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब मुझे इस तरह लगता है। लेकिन बाकी है कि बाकी तो वक्त ही बताएगा कि उनको ये मददगार साबित होती है ऐसी निजामती सियासत के, नहीं ये बताएगा। ठीक है। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? यकीनन जैसे आयशा से कहते हैं शख्सियत परस्त और पसंद माशरा है, लेकिन हमने शख्सियात का जवाल भी देखा है। जवाल और बात है, आशिकी माशूकी और बात है। देखें, इस माशरे में अच्छा कामयाबियों का ताल्लुक मेरिट, रिमार्क्स, परफॉर्मेंस या खामियों के साथ हरगिज नहीं होता। ये है किस्सा लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महिबाल, हीर रांझा का। इसीलिए सबका बेड़ा गर्क होता है। लीडर को चैन नसीब होता है, वो भी जलील होता है, ना सपोर्टर खुश होता है, वो भी रुस्वा होता है, हाड़ में रांझा भी जाता है। सो ये किस तरह का सवाल है ये? एक अनघड़, अनपढ़, जज्बाती, जहाँ जहालत होगी वहाँ जज्बातियत अखीर पे होगी, जहाँ जज्बातियत होगी वहाँ रीज़न, लॉजिक, ये वो। कल बाबर सत्तार साहब कह रहे थे, मैं बाद में सोचता रहा कि यार सुभान अल्लाह, ओ भाई यहाँ हो चुके हैं सर्वेज, ये DNA का नक्श है। आपके अंदर एक दिमाग के अंदर मुख्तलिफ खाने होते हैं, उसमें एक का ताल्लुक होता है लॉजिक, रीज़न के साथ। वो मर चुका है। वो अगर 2-3 जनरेशन्स में अगर उससे काम न लिया जाए तो इट डाइज फॉरएवर। साफ सब कुछ सामने नजर आता है, इसके बावजूद नहीं, कुछ भी नहीं। भुट्टो जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान भी चल रहा है, साल भी को 45 गुजर गए हैं, बेड़ा गर्क हो गया सिंध का, कराची उजड़ गया,
दो दो आंखें मौजूद हैं, देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, लेकिन वो आशिकी माशूकी, लैला काली है लेकिन नहीं, मैं मजनू हूं बस, और कुछ नहीं है यहाँ। इनका यही इनका बख्त है, यही इनका मुकद्दर है, यही इनके जराइम की सजा है। ये खुद जुर्म करते हैं और खुद सजा भुगतते हैं, सीखते नहीं। बस जी, आई एम थ्रू। मज़हर अब्बास साहब, हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर डिबेट कर रहे थे कि अब नून लीग को कौन लीड करेगा, लेकिन आज कुछ ऐसे इशारा मिला है कि शायद अब लंदन से बैठ के अहकामात, हिदायत आया करेंगी। आपको क्या लगता है, और ऐसी सियासत चल सकेगी? नहीं, देखिए, नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता। वैक्यूम में जब आप बाहर होते हैं तो एक खला पैदा होता है, और वो नज़र आया। अभी हसन साहब पीपल्स पार्टी की मिसाल दे रहे थे। पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी जमात थी और आज कितनी रह गई है। इसमें वो छोड़ें कि भुट्टो जिंदा है या नहीं है जिंदा, लेकिन भुट्टो जिंदा तो रहा, 40 साल तक आपको जिताता रहा। आप कब तक जिताता रहेगा? आप सिंध तक महदूद हैं, सिंध में कोई ऑल्टरनेट कल आ गया तो पीपल्स पार्टी सिंध से भी फारिग हो जाएगी। इसलिए कि जब तक आप एक अरसे तक आप एक वैक्यूम में रह सकते हैं, लेकिन वो वैक्यूम फिल होता है। मैं आपको मिसाल दे दूं, आप एमक्यूएम की मिसाल ले लें। एमक्यूएम के डाउनफॉल की बुनियादी रीजन अल्ताफ हुसैन का लंदन जाना था। वो लंदन गए और उसमें फिर एक खला पैदा हो गया, और वो पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात जो है वो तितर बितर हो गई। यही मुस्लिम लीग नून 2000 में जब नवाज शरीफ गए तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म बहरहाल एक खड़ी हो गई। उसके बाद वो वापस आए, वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं, ये तकरीर करके अंग्रेजों की गुलामी की बात लंदन में बैठकर करके आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में आप शहबाज शरीफ को सलूट कर लेंगे, कभी आप जावेद हाशमी को सलूट कर लेते हैं, कभी जावेद हाशमी आपके लिए कुर्बानी दे देते हैं, कभी शहबाज शरीफ आपके लिए कुर्बानी देता है। आप खुद तो कुर्बानी दें, आप आए, पाकिस्तान आकर लीड करें ना। ये कैसे हो सकता है कि कोई एहतजाजी तहरीक लीडर लंदन में है? बेनजीर भुट्टो लंदन में थी 85 के इलेक्शन में, बाद में रिग्रेट करती रही कि 85 के इलेक्शन का बॉयकॉट जो है वो उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती थी। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज का उस अंदाज में पता नहीं चलता, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको बताती रहती है कि जी क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि लंदन में बैठ के वो पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चला लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लंदन में बैठकर और शहबाज शरीफ की जेल में रह के यहाँ कोई वो मौसर तहरीक चला पाएंगे। बिल्कुल यही सवाल शहजाद इकबाल साहब आपके लिए, क्या आपको लगता है कि जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च की अब कॉल दे रही है मुत्तहिदा अपोजिशन, अवाम साथ खड़ी होगी इन कंडीशंस में मुस्लिम लीग नून के? देखिए, उस दिन मैंने ये बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी एपीसी में, वो सुनकर एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो एक ऐसे लीडर की तकरीर है जो कि फौरी तौर पे मुल्क वापस नहीं आना चाहता। उसने ये इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है कि मैं बाहर बैठ के सियासत करूंगा। अदालत के जो आज रिमार्क्स थे, इससे कतई नज़र कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका, लेकिन इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। एक लीडर जो बात करता है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए, हमें अब जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। मरीम नवाज साहिबा ने एपीसी के दिन कहा कि हमें अपने इख्तियारात को छीनना पड़ेगा, इख्तियारात मांगे नहीं जा सकते। जब ये आप एक सेट करते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के लिए, वर्कर्स के लिए, और उसके बाद फिर आप कहें कि मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा, और कोर्ट ये कहे कि क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बचने के लिए, अदालतों से बचने के लिए, अदालतों का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से किसी भी लीडर के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। और उस दिन मैंने ये कहा था, देखें, इसमें कुछ वोटर तो आपका ऐसा होता है जो कि शख्सियत पसंदी पर बिलीव करता है, तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए अगर आज नवाज शरीफ कह दें कि नहीं रात नहीं है सुबह, तो वो भी मान लेंगे, उसको भी डिफेंड करेंगे, और ये हमारी तमाम पार्टीज का हाल यही है। लेकिन ऑब्वियसली तमाम जब आप इलेक्शंस में जाते हैं तो उससे पहले एक बहुत बड़ा स्विंग वोट भी होता है जो कि आखिरी वक्त डिसाइड करता है। तो यहाँ तो इलेक्शंस तो खैर हो नहीं रहे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सवाल उठाएंगे और ये सोचते होंगे कि शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद है, वो जेल चले गए, शायद खाकन अब्बासी साहब का पता नहीं, वो कहते हैं कि शायद कभी भी जेल चला जाऊं। आपकी मकामी क़यादत यहाँ पे मौजूद है, आप पहली दफा नहीं, इससे पहले भी बाहर जा चुके हैं इलाज के गर्ज से, और फिर आप 8 साल बाहर रहे, और फिर एक मुआहदा भी सामने आया। तो ये तमाम बातें जो उस तबके में बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी को, जो कि एक न्यूट्रल वोटर आप कह सकते हैं, तो उस हद तक तो उनको जरूर नुकसान होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखें, ये मुशर्रफ साहब का जमाना तो नहीं है ना, जहां पे आप ये कह लें कि कोर्ट्स वर कंप्लीटली
कोर्ट्स जो थी वो बिल्कुल उनके ताबे थी, या वहां पर आपको इंसाफ नहीं मिल सकता था। उस दौर में तो इमरान खान भी कहते थे इंसाफ नहीं मिल सकता था। अब ऐसी अदालतें हैं जो कि फैसले बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं जिनके जो आपके हक में भी हैं, और जो फैसले आपके हक में नहीं भी हैं उनको भी अगर आपने चैलेंज करना है, कॉन्टेस्ट करना है, तो वो इन्हीं अदालतों के जरिए करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि टॉपिक शहजाद, वो तो वारंट वसूल ही नहीं कर रहे ना, बार बार हाई कमीशन का नुमाइंदा जाता है सर्विस के जरिए। जी, जिस डिलीवरी सर्विस के जरिए उनको वारंट भेजे गए पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से, तो वो उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये सारी सियासत में जब आप कह रहे हैं कि मैं एक हाई मॉरल सियासत कर रहा हूँ, एक असूल की सियासत कर रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें बड़ी एम्बैरेसिंग होती हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा, शायद इनकी तहरीक चले, शायद ये जलसे भी करें, सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अगर इनका आखिरी हदफ ये है कि हमने हुकूमत को गिरा देना है, तो वो नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के अगर चलाना चाहते हैं तो ऐसा कोई लंदन से बैठ के आपको मुमकिन नहीं लगता। और वैसे भी मेरे ख्याल से अच्छा, हम पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, इस वक्त तो बहुत ऐसे सारे मसाइल हैं जिसपे ऑपोजिशन को चाहिए कि एक रोल प्ले करे। हर दफा ये नहीं होता कि आपने हुकूमत गिरानी है, आप जो माशी इश्यूज हैं उस पर बात करें, महंगाई पर बात करें, सिविल लिबर्टीज का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, मीडिया की आजादी का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान बार काउंसिल का आप स्टेटमेंट निकाल के देखें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हवाले से उन्होंने बात की कि उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट का। ये बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिनके ऊपर आप पोजीशन लें। हर दफा हमारी ऑपोजिशन को ये जो होता है ना कि बस हुकूमत गिरानी है, मसला ये होता है कि उसमें जब वो नाकाम होते हैं तो आप हुकूमत को और मजबूत वो सब चीजें वहां पर आके रुक जाती है ना उनकी। जब वो ये बयानियां लेते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो वो कहते हैं हम वहां से आगे ही नहीं मूव करेंगे। आपका पॉपुलैरिटी वाला पॉइंट मैं जरा भट्टी साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब, सब हमारे पैनलिस्ट तकरीबन ये कह रहे हैं कि हाँ जी, पॉपुलैरिटी कुछ हद तक मुतासर होगी या अवाम में मकबूलियत मुतासर होगी, लेकिन अभी जो एपीसी में खिताब किया नवाज शरीफ ने, उसने तो बड़ी हलचल मचाई है। आप पता नहीं कहाँ मचाई है हलचल, आपको कोई नजर आई होगी हलचल? अच्छा, हलचल क्या क्या खूबसूरत लफ्ज है सर। 2 हफ्ते तक सिर्फ वो तकरीर ही डिस्कस होती रही है हर जगह। बस मैं क्या करूं अब, हल चल मैं तो इसलिए करता रहा कि मेरे रोजी रोटी का यही जरिया है, बाकी मुझे तो कोई वाकई ना हल थी ना चल थी। पहली बात यह है कि जरा ये सुनिए, ये मैं आपने सुना दिए हैं लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मुल्जम या मुल्जम तो नहीं है, खैर वो मुजरम है, लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं। नवाज शरीफ अवाम हुकूमत को धोखा देकर गए। नवाज शरीफ का जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है, पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर गए। ये एक शर्मनाक तर्ज अमल है, हुकूमत को आइंदा सोचना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। कौंसल अताशी हसन नवाज के सेक्रेटरी वकार अहमद की दरखास्त पर दोबारा वारंट्स लेकर इवनफील्ड गए, मगर किसी ने वसूल ना किए। और फिर अदालत ने कहा हम ये सारी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि मुल्ज़म कल वापस आकर ये ना कहे कि इसे पता नहीं था। और नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो जानबूझकर छुप रहे हैं। जज साहब ने कहा वो छुप कहाँ रहे हैं, मुल्ज़म तो पूरी कौम से खिताब कर रहा होता है। अब ये कहा ये था, और इसके अलावा थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बयानात सुन लीजिए। एक एहसन इकबाल साहब का, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चुप थे तब जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे, एहसन इकबाल साहब ने कहा वो वहाँ नवाज शरीफ वहाँ सियासत के लिए नहीं गए, वो सियासत पाकिस्तान आकर करेंगे। इनकी फैमिली और सब की ख्वाहिश है कि इनकी तमाम तर तवज्जो इलाज पर होनी चाहिए। और ये जो हुर्रियत पसंद शाहिद खाकान अब्बासी ये फरमाया करते थे वो सियासत में हिस्सा लें ना उनकी सेहत इजाज़त देती है, और मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर जब वो इलाज के लिए गए हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। अब आज नवाज शरीफ साहब का एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, शहबाज शरीफ ने हमारे बयानिए को तकवीयत देने में अहम किरदार अदा किया। अब यह है गुड कॉप बैड कॉप। आज मान गए हैं कि उनका बयानिया भी हमारा और हमारा बयानिया भी उनका बयानिया, मफामत भी हमारी, इनकलाब भी हमारा, और रातों को जो मिलते हैं वो भी हमारा, और दिन को जो गरजते हैं वो भी हमारा, और हलचल जो मचाते हैं वो भी हमारा, और हलचल को जो सिफर सिफर करते हैं वो भी हमारा। क्या शहबाज शरीफ साहब हमारे बयानिए को तकवीयत देने में अहम किरदार अदा किया। अब मुझे बताएं मैडम शेख,
इस मज़ाहमत, इस इनकलाब, इस सिविलियन बालादस्ती, इस वोट को इज्जत दो के पल्ले कुछ रह गया है आज के इस रिमार्क्स के बाद? जमहूरियत में क्या आइन की पासदारी नहीं होती? जमहूरियत में क्या इखलाकियात नामी कोई चीज़ नहीं होती? ये लेकिन बात यह है कि ये नफ़ा नुकसान से आगे की चीज़ें हैं, ये झूठ सच की से आगे की बातें हैं, ये शर्म हया से आगे के किस्से हैं, ये असूल मंतक से आगे की कहानियाँ हैं। हसन निसार साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, उसमें 3 लफ्ज़ उन्होंने लिखे हैं, अकीना, जकीना, थकीना। लगा रहो लगा रहो लगा रहो, झूठ और मुनाफकत के घोड़े पर दगड़ 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 दगड़, और ये आगे घास खाने वाली कौम, और आगे ये और फिर भी हम लगाते हैं कायद ने कहा, कायद ने कहा, इश्तिहारी मुजरम कायद ने कहा। और बाकी जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, सियासत भी करेंगे, पॉपुलैरिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जवाब हाँ में है। ठीक है जी। गो के हमारे एनालिस्ट की अक्सरियत कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन फिर भी सबने अपने अपने जो आंसर्स हैं उसको सपोर्ट किया है अपने आर्ग्यूमेंट के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। आज बड़ा अहम फैसला आया है पड़ोसी मुल्क भारत में। लखनऊ की अदालत ने 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। तकरीबन ये 32 मुल्जिमान बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मिलाते हुए। जनाब, अदालती फैसले में वाक़े की वीडियो को जाली करार देते हुए कहा गया कि तहकीकाती टीम तस्वीर के नेगेटिव पेश नहीं कर सकी, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि मकामी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस तरह के वाक़यात के तसलसल के बारे में पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। अब हमने तमाम तर मामले के ऊपर सवाल कुछ यूँ रखा है बुनियादी कि क्या मामले पर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। हाँ, ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट से मजहर अब्बास साहब। आप भी कमाल कर रही हैं, हिंदुत्व की हुकूमत है, इंतहा पसंदी की इंतहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ इंतहा पसंदी चल रही है, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, सेकुलरिज्म को कहीं दफन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। न फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, न फ्रीडम ऑफ डिजिटल मीडिया है, न फ्रीडम ऑफ प्रिंट मीडिया है, न फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, उधर जो सूरत हाल है उसको सामने रखें। जो पूरा इस वक्त इंडियन सोसाइटी है उसमें आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इनको सजा होगी, इनको किसी तरह कोई जो है जो बाबरी मस्जिद वाले हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा। सवाल नहीं पैदा होता था, पहले दिन से सवाल नहीं पैदा होता था, और ये एक्सपोज एक मरतबा फिर एक्सपोज हुआ है। क्योंकि अपील में भी उन्होंने कहा है कि वो अपील में जाएंगे। 800 के करीब 700 के करीब गवाह थे, उसके बावजूद उन सबको बरी कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि नहीं जी, बाबरी मस्जिद का जो है वो कोई प्री प्लान नहीं था, बाबरी मस्जिद को शाही मेरा ख्याल है ब्रूटल जजमेंट, खराब फैसला है, लेकिन मुतवक्को फैसला होना था। ठीक है, हसन साहब देखें, बात सुने, जो हाथ हैं वहाँ हाल है वो लोकल बता दिए, जानते हैं सब, लेकिन एक बात हमारे जहन चाहिए कि इंसानी इंसाफ पूरा और महदूद हो। सही बात है कि आप बेशुमार इंसानों के का को भी हकीकतन तो एक बार आए मौत। सो ये मामूल की बातें हैं, मामूली बातें हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान की इस वक्त जो गिवन कंडीशंस हैं उनके दरमियान तो वाकई अजीब सा ही सवाल है। जो भी करें कम है। वो तो ताजमहल भी किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। महमल, आपको भी यही लगता है कि एक्सपेक्टेड फैसला था गिवन जो हालात हैं आज भारत में? देखिए अलीना, नवंबर 2019 में जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, जिससे कई लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उस वक्त, हालांकि हम उस वक्त भी कहते थे कि ये आएगा एक हिंदू राष्ट्र के फेवर में, ये उधर की माइनॉरिटीज के फेवर में नहीं आएगा। इस वाले के अंदर देखिए एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन जिस तरह से ब्लेटेंटली उन्होंने किया है, यानी कि ये नया भारत है जिसके अंदर किसी को सजा नहीं मिलेगी। जो सबसे ज्यादा एक मोस्ट पब्लिक क्राइम जो हुआ था ना हमारी तारीख में, जो टेलीवाइज हुआ था, यानी कि आप ये देखिए कि 28 साल के बाद, 850 गवाहों के बाद, 60,000 डॉक्यूमेंट्स के बाद, 100 रिपोर्ट्स के बाद, तस्वीरें हैं, वीडियो टेप हैं, जो इनकी एक वो प्रज्ञा ठाकुर जो इनकी MP है भोपाल से, जिसने ये कहा कि हाँ मैं तो ऊपर चढ़कर मैंने
शहीद किया, मतलब जाहिर बात उसने तो शहादत का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने माना। और फिर भी उनकी कोर्ट ये कहती है कि नहीं नहीं किसी ने नहीं गिराई, ये तो बस एक ऐसी चीज होगी। मतलब कि आप मुझे बताएं, एक मुल्क है जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, कल अगर आपने खबर देखी हो, उन्होंने अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं क्योंकि उनके अकाउंट भारतीय हुकूमत ने फ्रीज कर दिए, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में जो वायलेशन हो रही हैं वो उन्होंने कहा। उन्होंने डेली राइट्स के बारे में बातें की, जो मुसलमानों के साथ वहां चीजें हो रही हैं उन्होंने वो कहा। अब भारत के अंदर मेरे ख्याल में जो एक जमहूरियत का ढोंग है ना, वो कहते हैं ना वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत का ढोंग, एक सेक्युलरिज्म का ढोंग, ये दोनों चीजें उनकी भारत ही खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जब इस किस्म के फैसले आते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो कोर्ट्स हैं वो फ्री नहीं है, उनकी कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी कोर्ट्स के लिए माइनॉरिटी राइट्स जो है वो कोई चीज को मानी नहीं रखती, उनकी कोर्ट्स के लिए इंसाफ जो है वो कोई मानी नहीं रखता। वो एक भारत जिस किस्म के एक हिंदू सुप्रीमेसी की तरफ जा रहा था जब मोदी का पहला इलेक्शन 2014 में वो जीते थे, तो अब वो जिस तरह अब वो पहुंच चुके हैं। आप अगस्त 5 के मकबूजा कश्मीर के फैसले को देख लें, आप अयोध्या का फैसला देख लें, आप आज का फैसला देख लें, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में खौफनाक किस्म की जो हिस्ट्री को रीराइट कर रहा है, तो ये इस तरह खौफनाक चीज हमने नहीं देखी अपनी जिंदगी में होते हुए। और ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है, और इसको एक्चुअली भारत के अंदर लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये उनकी कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला आना बहुत एक इसका मतलब है किसी ने नहीं डिमोलिश की बाबरी मस्जिद, ये वो करे किसी ने शहादत नहीं की, वो मतलब कि किस तरह से गिरती, किस तरह से शहीद हुई ना, ये बताए ना, कोर्ट बताए। ये तो वही मामला हो गया कि एक वाकया हुआ है लेकिन किया किसने है ये बिल्कुल पता नहीं, हुआ है तो कौन करने वाला था ये भी पता नहीं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब को कमेंट शामिल करेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जनाब, बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला आया है और तमाम मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया गया है। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और अपने एनालिस्ट से बुनियादी सवाल हम कुछ यूँ पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले पर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। ब्रेक पे जाने से पहले मज़हर अब्बास साहब, हसन निसार साहब और महमूद सरफराज साहब ने अपना कमेंट शेयर किया और जो उनका ऑप्शन है उसको लेने की वजह बताई। शहजाद इकबाल साहब, क्या लगता है आपको, क्या इसके बाद जो भारत की अदालतें हैं गैर जानिबदार होने का एक तासुर भी हट गया? देखिए, बहुत ही शर्मनाक फैसला है और मेरे ख्याल से हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हिंदुत्व इंस्पायर्ड जुडिशरी है। इससे पहले भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया मंदिर बनाने का उस जगह पर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था और ये फैसला भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, मतलब इसकी हजारों वीडियोस मौजूद है, सब ने देखी है। और ये जो इंसिडेंट था बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला, इसके बाद पूरे भारत में हमने देखा था कि कम्युनल राइट्स हुए थे जिसमें 3000 लोग मारे गए और कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है उस इंसिडेंट का जहां से ये सारा फसाद शुरू हुआ था। 3000 से ज्यादा लोग पूरे मुल्क में मारे गए थे इन फसादात के बाद। और आज भी आप देखते हैं कि जो नफरतें हैं वो इस वाकये की वजह से वहां पर हैं और इसके बाद कहते हैं कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। मैंने कुछ अरसे पहले इस पर प्रोग्राम किया था और हमने जब आर्काइव देखी तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि वजीर आजम रह चुके हैं इंडिया के, उनका एक दिन पहले का बयान मौजूद है जिसमें वो ये हिंट कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद में क्या होने वाला है। एल.के. अडवाणी जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने 1990 में भी कोशिश की थी, एक तहरीक चलाई थी इस मस्जिद को शहीद करने के हवाले से। उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनकी तकारीर मौजूद है, वो लोगों को बैठ के वहां पे मुबारकबादें बांट रहे हैं, लोगों से जो है दाद वसूल कर रहे हैं इस बात पर। और फिर आज ये कहा जाता है कि ये जो 2 मेजर मुल्जिमान थे इस केस में वो जो है बरी हो गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं और ये चलते फिरते लोग थे, कोई प्री प्लान नहीं था। तो मेरे नजर में तो बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और जो देखें, जब मुल्क में आप सोशल फैब्रिक को इस तरीके से बर्बाद कर रहे होते हैं ना, तो फिर ना कोई इदारा बचता है और जुडिशरी भी उसकी लपेट में जरूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा मुल्क जो है वो एक रुख पर चल रहा हो और जुडिशरी जो है वो अभी तक सेक्युलरिज्म में रहकर जो है फैसले दे रही हो। उसके असरात हर जगह पे देखे जाते हैं और बीजेपी के होते हुए आप कोई बेहतरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट है ना, देखिए इससे हुआ क्या था, कम्युनल राइट्स तो हुए थे लेकिन इससे पहले बीजेपी जो है ना वो एक इलाकाई जमात थी। अच्छा, ठीक है, शहजाद साहब के पास दोबारा हम वापस आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, देखिए 28 सालों बाद, मुबारक हो, 28 सालों बाद नरेंद्र मोदी के भारत में अदलिया इस नतीजे पर पहुंची कि ठोस सबूत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मनसूबाबंदी से नहीं हुआ। मुबारक हो जी। वैसे मुझे अब लगता है कि कल अगर मोदी साहब कह दें कि ताजमहल जो है वो बाल ठाकरे और एडवाणी जी ने बनाया था,
तो भारतीय अदलिया ये भी मान लेगी। मोदी साहब कल कह दें कि अनारकली के साथ शहजादा सलीम मैं था, तो मुझे लगता है भारतीय अदलिया ये भी मान लेगी। अगर वो कह दें कि लाल किला वाजपेयी ने बनाया था और मैं साथ ईंटें पकड़ा रहा था, तो भारतीय अदलिया ये भी मान लेगी। कल मोदी साहब कह दें कि मैं जब वज़ीर आज़म बना तो बाबरी मस्जिद खुद ब खुद ही गिर गई थी, एडवाणी जी तो वैसे उधर से चहलकदमी करके साथ से गुजर रहे थे, तो मुझे लगता है भारतीय अदलिया ये भी मान लेगी। पूजा कश्मीर का आर्टिकल 370 वाला मामला हो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कह चुकी है कि 370 आर्टिकल आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय अदलिया ने क्या किया? जम्मू कश्मीर कर्फ्यू, लॉकडाउन और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हों, जुल्म सितम हो, भारतीय अदलिया ने क्या किया? सिटीज़न एक्ट हो, 19 लाख मुसलमान बेवतन हुए, वो बाहर बैठे रहे दिल्ली में आकर, भारतीय अदलिया ने क्या किया? समझौता एक्सप्रेस पर भारतीय अदलिया ने क्या किया? मुसलमानों को हजूम, इंतहा पसंद हिंदुओं के हजूम का सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल करना और इज्जतें लूटने का मामला हो, भारतीय अदलिया ने क्या किया? अच्छा, भारतीय अदलिया ने या तो फैसले खिलाफ दिए या मामले पेंडिंग कर दिए। और छोड़ें, दिल्ली के लुटमार और मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एक जज ने एक्शन लिया, उसे तब्दील कर दिया गया रातों रात। तो इस इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल सेकुलर हिंदुस्तान में इस फैसले के आने से पहले ही सब कह रहे थे कि यही फैसला आएगा और यही आना था। मुबारक हो मोदी साहब, जो भारत के दुश्मन नहीं कर सके वो भारत के साथ आप कर रहे हैं। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको पॉइंट दरमियान में रह गया था। और एक छोटा सा सवाल शहजाद साहब, यही कि ये सब कुछ जब अक़वाम आलम देख रहा है, जब इंटरनेशनल कोर्ट्स, जब इंटरनेशनल तंजीमें देख रही हैं, तो वो क्यों आंखें बंद किए हुए हैं? देखिए, उसका तो मुख्तसर जवाब ये है कि जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया, तो मुझे नहीं लगता उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर इतनी संजीदगी से कोई आकर कोई मुल्क फैसला दे देगा या उनके खिलाफ हो जाएगा या कोई उनसे ट्रेड ऑफ हो जाएंगे, इस तरह की कोई चीज मुझे तो नहीं होती हुई नजर आ रही। लेकिन मैं जो बात मुकम्मल करना चाह रहा था, उस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो ये है कि ये वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है, बीजेपी का या RSS का, लेकिन जो इनको सियासी कामयाबी इस बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद मिली थी, उसके बाद तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा फैसला आएगा जो कि इंसाफ के करीब भी होगा। क्योंकि बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की 1989 तक लोकसभा में कोई 80-86 सीटें हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी जो है वो इलाकाई जमात से निकलकर ये एक कौमी सियासत में आ गई, एक नेशनल पार्टी के तौर पे उभरी। और फिर हमने देखा कि अगले इलेक्शंस में इनको 300 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। इनकी तो जो सियासत इलाकाई से निकल के एक नेशनल कैनवस पर ये सामने है, वो तो वजह ही यही थी, कम्युनल राइट्स जो हुए बाबरी मस्जिद की बात। तो इनसे तो इंसाफ की आप तवक्को ही ना करें। ठीक है जी, और मैं आपका सवाल का आलमी अक़वाम आलम वाले सवाल का जवाब इस तरह से उठा रही हूँ कि इससे तो यही जाहिर होता है एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस विंस। कोई अच्छाई बुराई सच झूठ क्या है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनाब, इसी के ऊपर अपना प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे। कल नए सवालात के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।